अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल सबका ठीक है। वेलकम टू CSS PMS विद उमर ख्वाजा। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल ईद मुबारक सबको। चलें, काफ़ी अर्से बाद खुशियाँ आई हैं ईद की खुशियाँ। अच्छा, हमारी पॉलिटिकल साइंस की सीरीज़ चल रही थी। पॉलिटिकल साइंस वन और पेपर वन तो हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया था। पेपर टू का मैंने USA करवा दिया था आपको, पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ USA। अच्छा, कुछ टॉपिक्स हैं जो पाकिस्तान अफेयर्स, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और पॉलिटिकल साइंस में कॉमन टॉपिक्स हैं। ठीक है। पाकिस्तान अफेयर्स और पॉलिटिकल साइंस के जो कॉमन टॉपिक्स है वो है अमेंडमेंट्स, कॉन्स्टिट्यूशन, टू नेशन थ्योरी। ठीक है, जिसमें अगर आप पेपर टू के अंदर देखेंगे तो उसमें है राइज ऑफ मुस्लिम नेशनलिज्म इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट अंडर द फॉलोइंग लीडर, जिसमें सर सैयद अहमद ख़ान, इल्हामा इकबाल और कायद आज़म है। तो जो मैंने पाकिस्तान अफेयर्स की जो मेरी सीरीज़ चल रही है उसमें मैंने, अगर हम इस हिसाब से देखें पॉलिटिकल साइंस के हिसाब से, तो मैंने सर सैयद अहमद ख़ान का करवा दिया था टू नेशन थ्योरी का। ठीक है, जिसमें और मेरा सर सैयद अहमद ख़ान हमारा हो गया था। इल्हामा इकबाल और कायद आज़म हमारा रहता है। ठीक है, एक तो वो है, और दूसरा 18 अमेंडमेंट जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है पाकिस्तान अफेयर्स में भी और पॉलिटिकल साइंस में भी। तो एक तो मैं वो कवर करवाऊँगा आज भी मेरा ये कि पहले मैं एक वीडियो में, जो भी ये वाली वीडियो है, इसमें मैं सारी अमेंडमेंट्स, जो सारी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स हैं उसका मैं ओवरव्यू करवा दूँगा। जिसके अंदर मैं पहले 8th अमेंडमेंट, फिर 13 अमेंडमेंट, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24 एंड 31 ये अमेंडमेंट्स करवाऊँगा। उसके बाद जो अलहदा टॉपिक है जिसमें पॉलिटिकल साइंस और पाकिस्तान अफेयर्स के अंदर भी टॉपिक आता है 18 अमेंडमेंट, इसको मैं अलहदा से भी करवाऊँगा इस नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, और जो पाकिस्तान अफेयर्स के अंदर है 31 अमेंडमेंट का जिसमें KPN फाटा मर्जर का, वो भी मैं अलहदा से करवाऊँगा। वो भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अभी तक पेपर में आया नहीं है लेकिन वो अभी भी हॉट टॉपिक बना हुआ है। जैसे कि 18 अमेंडमेंट बना हुआ है, जैसे अगर आजकल आप देख रहे हैं सिंध का जो सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ इशू चल रहा है NFC अवार्ड के ऊपर, डिफरेंट CCI की मीटिंग के ऊपर, वो चलो मैं आपको सारा ओवरव्यू उस पर भी पहले इस पर भी करवाऊँगा और डिटेल में नेक्स्ट वीडियो वालों को, जो सिर्फ और सिर्फ 18 अमेंडमेंट में मेरी वीडियो होगी। सो टाइम ज़्यादा किए बगैर आते हैं। अच्छा, ये वीडियो मैं पॉलिटिकल साइंस और पाकिस्तान अफेयर्स दोनों की मतलब प्लेलिस्ट में मैं ये डाल दूँगा। सबसे पहले आते हैं 8 अमेंडमेंट। ठीक है, जैसे ये आई थी 1985 में, ज़ियाउल हक के दौर में ज़ियाउल हक ने इसको अमेंड करवाया था। और ये 1985 में क्यों आई कि ज़ियाउल हक साहब 1977 में आए थे और इन्होंने फिर कॉन्स्टिट्यूशन पे एक डेडलॉक लगा दिया था। उसके बाद इन्होंने फिर 1985 में जुनीजो को प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किया। उसके बाद 8 अमेंडमेंट आई। अब इसमें उसने क्या था कि सबसे पहले 58(2)B सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। अगर आप 18 अमेंडमेंट करेंगे, आप 13 अमेंडमेंट करेंगे, 17 पढ़ेंगे या 8 पढ़ेंगे, इस सारे अमेंडमेंट में आपको एक चीज़ कॉमन नज़र आएगी 58(2)B। ये क्या है? ये होती है प्रेसिडेंशियल पावर्स, जिसके तहत जो प्रेसिडेंट है उसको इतनी पावर होती है कि वो जब चाहे पार्लियामेंट डिज़ोल्व कर लेता है। जब चाहे पार्लियामेंट को वो इजीली डिज़ोल्व कर सकता है, ख़त्म कर सकता है कि भाई छुट्टी करो, नया इलेक्शन करवाऊँगा या मेरी मर्ज़ी के बंदे आएंगे। पार्लियामेंट क्या है जी? पार्लियामेंट में सेनेट और नेशनल असम्बली दोनों आती है। ठीक है, वैसे पार्लियामेंट के अगर आप ओवरऑल देखें ना, तो पार्लियामेंट के अंदर प्रेसिडेंट, नेशनल असम्बली और सेनेट। फिर नेशनल असम्बली के अंदर डालेंगे कि नेशनल असम्बली के अंदर प्राइम मिनिस्टर भी निकलता है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर भी लेजिस्लेटिव के नेशनल असम्बली का पार्ट होता है। ठीक है, तो पार्लियामेंट के अंदर सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो 58(2)B क्या है कि प्रेसिडेंशियल पावर्स हैं, जिसके ज़रिए वो क्या कहता है, कभी भी इजीली पार्लियामेंट को डिसॉल्व कर सकता है। पहली चीज़ तो ये आ गई। दूसरा इसके अंदर जो आया था कि वो आर्टिकल 62 और 63, ठीक है, जिस तरह अभी नवाज शरीफ का जो केस बना था वो इसी आर्टिकल के थ्रू उनको उतारा गया था। उनको मतलब टर्न ऑफ किया गया था कि शादी को मीन नहीं है वो। ठीक है, उनके खिलाफ करप्शन के चार्जेस हैं जितने भी हैं, वो शादी का मीन रीड है, उस पर साबित हो गया और आर्टिकल 62, 63 के तहत उनको उतार दिया गया था। ये जो अमेंडमेंट आई थी ज़ियाउल हक साहब ने दी थी 1985 में। उसके बाद इन्होंने रिवाइवल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्डर को दिया, जिसके ज़रिए काफ़ी अमेंडमेंट्स हुई इस दौर में 1983 के। जैसे अब देखें 8 अमेंडमेंट, 9, 10, 11 अमेंडमेंट भी इसी के अंदर आई और इसके अंदर काफ़ी मतलब कि इस रिवाइवल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्डर RCO के तहत इन्होंने सेनेट की और नेशनल असम्बलीज पब्लिक की कंबाइंड मीटिंग भी करवाई, अलग अलग मीटिंग भी करवाई, जिसके अंदर डिप्टी स्पीकर का इलेक्शन करवाया, माइनॉरिटीज़ के इलेक्शन, वुमेन सीट के इलेक्शन करवाए, डिफरेंट और इशूज़ के ज़रिए इन्होंने भी नेशनल असम्बली सेनेट की इकट्ठी मीटिंग्स भी करवाई थी। उसके बाद जो चौथी चीज़ इसमें आई थी वो ये आई थी कि जो प्रेसिडेंट है वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, चीफ जस्टिस और PM के जितने भी एडवाइज़र्स हैं, ठीक है, वो प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा।
अगर आप देखें गवर्नर्स हो गए जितने भी हैं, ये सारी, या गवर्नर तो खैर आगे भी आएगा, लेकिन जो इसके अंदर बात हुई थी वो चाहिए वो आर्मी स्टाफ। जैसे अभी इमरान खान साहब ने 3 साल के लिए एक्सटेंड किया है, लेकिन जब वो जाके एक्सटेंड होने के बाद अपॉइंटमेंट को, मतलब कि उन्होंने जो हलफ लिया वो प्रेसिडेंट के साथ, आरिफ अलवी के साथ लिया था। ठीक है, चीफ जस्टिस जो भी बने हैं, ठीक है, उन्होंने भी प्रेसिडेंट आरिफ अलवी से उसने लिया। पीएमएल के जितने भी एडवाइज़र्स होते हैं, ठीक है, जैसे उस्मान डार हो गया, डिफरेंट जो जितने भी एडवाइज़र्स हैं, ठीक है, शहजाद अकबर साहब हो गए, जितने भी, वो उनको किसने अपॉइंट करना है, जो आना है कि जी ये मैंने ये लगवाने हैं, मतलब कि समरी प्राइम मिनिस्टर भेजेगा और जो उनको अपॉइंट करेगा वो प्रेसिडेंट करेगा। ये थी 8 अमेंडमेंट जो 1985 में आई थी ज़िया के दौर में। उसके बाद हम बात करेंगे 13 अमेंडमेंट की जो 1997 में आई। ठीक है, इसके अलावा जितनी भी अमेंडमेंट्स आई 9, 10, 11, 12, 13 वो इतनी खैर इंपॉर्टेंट नहीं थी। ठीक है, जो हमारी इंपॉर्टेंट है जिसमें हम 58(2)B की बात कर रहे हैं वो ये इसी अमेंडमेंट्स के ऊपर आएगा। उसके बाद 13 अमेंडमेंट आई 1997 में। ठीक है, मियां नवाज शरीफ के दौर में इन्होंने आते साथ क्या किया जी कि 58(2)B को रिमूव कर दिया। क्यों किया जी? क्योंकि इनकी जो पिछली हुकूमत थी 1992 के अंदर जो इनकी हुकूमत थी, बेनज़ीर की जो हुकूमत थी, वो इसी 58(2)B की वजह से रफ़ीक तारर और डिफरेंट जो थे, इन्होंने इसी को ढाल बना के उनकी मतलब कि उनकी गवर्नमेंट को रिमूव किया था। इसलिए इनको बड़ी मतलब पता क्या था, मैंने आते साथ ही इन्होंने सबसे पहले काम ये किया, इन्होंने इसको 58(2)B को रिमूव कर दिया। ठीक है, और जो पावर्स थी वो सारी प्राइम मिनिस्टर को दे दी। अच्छा जी, दूसरा मैं इसमें आपको ये बता दूं कि अमेंडमेंट जब करवानी होती है तो आपको पार्लियामेंट के अंदर दोनों हाउसेस में 2/3 मेजॉरिटी चाहिए होती है। ठीक है, 2/3 मेजॉरिटी होगी तो आप अमेंडमेंट करवा सकते हैं। अगर आपने बिल पास करवाना है तो आपको 50% 1/2 1/2 आपको रिप्रेजेंटेशन चाहिए होती है उसके अंदर। आपको दोनों बहुत नेशनल असम्बली के अंदर आपको 1/2 उसको आपको रिप्रेजेंटेशन चाहिए होती है आपने अगर बिल पास करना है। और अगर आपने अमेंडमेंट देनी है, खैर ये बात मुझे शुरू में बतानी चाहिए तो मैंने अब बता रहा हूँ कि आपको 2/3 रिप्रेजेंटेशन चाहिए बोथ हाउसेस में आपको अमेंडमेंट करवाने के लिए। ठीक है, खैर ये सारी बात मैं आपको 18 अमेंडमेंट जब मैं अलहदा से करूँगा उसमें मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, इसके अंदर ये हुआ कि जी उन्होंने इस पावर को, मतलब कि इस ऑर्डर को, प्रेसिडेंट जो ऑर्डर थी 58(2)B जो इस प्रेसिडेंट की पावर थी उसको रिमूव कर दिया। उसके बाद ये 2003 के अंदर 17 अमेंडमेंट आई, मुशर्रफ साहब आए इसमें, इन्होंने भी आते साथ क्या किया, 58(2)B को रिस्टोर करवा दिया। ठीक है, और इसमें एक ऐसा क्लॉज लगा दी अपने आप को बचाने के लिए, मतलब कि जो पहले 58(2)B थी उस पर काफ़ी क्रिटिसिज्म हुआ था कि जी ये इन्होंने गवर्नमेंट उतार दी है, ये कर दिया, ये डिक्टेटरशिप है, अनार्की बन जाती है, मोनार्क रूल शुरू बन जाता है। तो इन्होंने इसको ख़त्म करने के लिए एक जुडिशल ओवरसाइट का ऐड कर दिया, एक अलहदा क्लॉज कर लिया, 58(2)B के साथ 58(2)C लगा दी और जुडिशल ओवरसाइट का इन्होंने ऐड कर दिया इसके अंदर ऑर्डर कि जी अब इसका क्या होगा कि अगर प्रेसिडेंट क्या है वो किसी की मतलब गवर्नमेंट को ख़त्म करता है, ठीक है, तो उसको क्या चाहिए कि उसको सुप्रीम कोर्ट से उसको अप्रूव करवाना है। सुप्रीम कोर्ट उसको अप्रूव करेगी तो वो काम होगा। ठीक है, वो अलग बात है कि सुप्रीम कोर्ट में वो बंदे अपने रखवा दें और डिफरेंट, वो अलग डिबेट आती है। लेकिन इसमें क्या किया कि प्रेसिडेंट चाहे तो गवर्नमेंट को रिमूव कर सकता है, तब तक उसके बाद क्या कि अगर वो रिमूव करेगा, जैसे मैंने इसकी बड़ी अच्छी एग्जांपल मैंने यहाँ पे, अगर आप ये लिख रहे हो तो इसकी सब बड़ी अच्छी एग्जांपल है ये कि जो हमने यूएसए में पढ़ा था कि प्रेसिडेंट ने कोई भी काम करना है उसने, तो उसको सेनेट की कंसेंट चाहिए होती है। सेनेट उसको अप्रूव करेगी तो वो काम होगा, अगर सेनेट अप्रूव नहीं करेगी तो वो काम नहीं कर सकता प्रेसिडेंट यूएसए का। ठीक है, लेट्स सपोज उसने वॉर ऑर्गेनाइज़ करवानी है तो वो सबसे पहले सेनेट की अप्रूव करेगा। कोई भी ऑफिशियल लगवाना है उसने, जिसमें आपको सुपीरियर सर्विस और इन्फीरियर सर्विस का मैंने बताया था ब्यूरोक्रेसी के अंदर, तो उसको किसकी कंसल्ट चाहिए होगी, सेनेट की कंसल्ट चाहिए होगी। हर चीज़ में उसको सेनेट की कंसल्ट चाहिए थी। ऐसे ही अगर इसकी मतलब कि जो 52(C) का मतलब ये कि अगर प्रेसिडेंट मतलब कि गवर्नमेंट को पार्लियामेंट डिसॉल्व कर देता है तो उसको क्या है कि सुप्रीम कोर्ट की कंसल्ट चाहिए होगी कि सुप्रीम कोर्ट उसको अप्रूव करेगा तब वो होगा, अदरवाइज़ वो नहीं होगा। सेकंड इसमें क्या था, इसने इंटर पार्टी इलेक्शंस इसमें ऐड करवाए थे कि इंटर पार्टी इलेक्शंस का क्या मतलब कि एक पार्टी है, ठीक है, उसका हेड वही होगा जो पूरी पार्टी के अंदर जो इलेक्शंस होंगे, वो इलेक्शंस में जिस बंदे को हेड चुनेंगे वो हेड बनेगा।
और वो आगे इलेक्शन लड़ेगा। जैसे सिंपल, जैसे मैंने यूएसए का पॉलिटिकल सिस्टम करवाया था, अभी शायद मैंने नहीं करवाया, इसमें मैं इलेक्शन सिस्टम का मैं करवाऊँगा यूएसए का भी, कि वो क्या पहले उनके प्राइमरी और कॉकस होते हैं, जिसके अंदर वो जो टॉप लीडर होता है उनका, जो टॉप फेमस लीडर होता है उसको अपॉइंट करते हैं, फिर उसके बाद नेशनल कन्वेंशन होती है, बाकी उसके लिए कंपेन करते हैं और उसके बाद अलग चीज़, ठीक है। ऐसे ही इंट्रा पार्टी इलेक्शन होंगे। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ नैब ऑर्डिनेंस लेके आए थे, जिसके लिए आज भी पीपल पार्टी का नॉन लीग वाले, अगर आपने नैब के बारे में सुना तो उनसे सुने, उनसे अच्छा कोई नहीं बता सकता आपको, ठीक है। नैब ऑर्डिनेंस कहता है। अब आपके जहन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि ऑर्डिनेंस, लॉ, बिल, इन तीनों में फ़र्क क्या होता है, ठीक है। लॉ क्या होता है, अमेंडमेंट क्या होती है, बिल क्या होता है, ऑर्डिनेंस की अभी मैं बात कर रहा हूँ। ऑर्डिनेंस क्या होता है कि ये यूनिलैटरली अगर बनाएं, ठीक है, मतलब लेट्स सपोज यूनिलैटरली बना लें, या नेशनल असेंबली से अप्रूव करवा के करें कि प्रेसिडेंट एक ऑर्डर देता है कि ये काम होना चाहिए, तो क्या होता है कि वो 90 डेज़ के लिए उसको अलाउ कर देते हैं कि 90 डेज़ के लिए ओपन होगा, ठीक है। इसके तहत हम काम करेंगे। वो कानून कह सकते हैं ना, जैसे अभी बात हो रही थी चांद के मौके पर कि जी कानूनी हैसियत यही है कि रोयत हलाल कमेटी जब फैसला करेगी तो तब कानूनी तौर पर हम ईद मनाएंगे। तो ये चीज़ भी है कि उसको कानूनी हैसियत होती है उस ऑर्डर को 90 डेज़ के लिए। 90 डेज़ के बाद फिर आता है वो नेशनल असम्बली में, या उसके मतलब कॉन्सिक्वेंस देखते हैं कि अच्छा वेदर, मतलब रेदर कि वो अच्छा हुआ है कि नहीं हुआ, हेल्पफुल था, फ्रूटफुल था वो, तो उसको हम आगे भी चला दें, अगर वो नहीं था तो हम उसको ख़त्म कर दें। लेकिन वो 90 डेज़ के लिए वो कानूनी हैसियत उसके तैयार रखती है, वो अंडर लॉ रहता है, ठीक है। तो वो नायब ऑर्डिनेंस जो स्टार्ट में शुरू किया तो 90 डेज़ के लिए उन्होंने ये इसको अप्रूव करवाया, ठीक है। पार्लियामेंट में उसको अप्रूव करवाया पार्लियामेंट से, ठीक है। और फिर उसको 90 डेज़ के बाद उसको पार्लियामेंट से फर्दर मतलब कि अप्रूव करवाना होगा फॉर फर्दर रूल के लिए, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गई होगी कि ऑर्डिनेंस क्या होता है। अच्छा, अगर हम बात करूँ बिल की, बिल लेट्स सपोज नेशनल असम्बली में किसी बंदे ने बिल पास किया है, किसी भी किस्म का बिल पास कर दिया, वेदर के चले वो फीसों के ऊपर हो जाए, कोई भी आप एग्जांपल ले लें, नैप के चले कर लें, या कोई ऐसा बिल पास हुआ है, तो वो पार्लियामेंट का क्या होगा, पार्लियामेंट में जब वो आएगा, ठीक है, वो एक्ट तब बनेगा जब पार्लियामेंट उसको पास करेगी, ठीक है। पार्लियामेंट में मैंने पहले बताया था सेनेट, नेशनल असम्बली, प्रेसिडेंट, नेशनल असम्बली ने उसको किया अप्रूव करवाया, ठीक है। 1/2 बनाया था हाफ़ के बाद वो सेनेट में गया, सेनेट में भी उसको हाफ़ चाहिए, अगर सेनेट से भी अप्रूव होता है तो वो आगे प्रेसिडेंट के पास जाएगा, प्रेसिडेंट से वो सिग्नेचर करेगा तो वो लॉ बन जाएगा। बिल से वो लॉ कैसे बना, पहले बिल आया, बिल से जब पार्लियामेंट ने उसको अप्रूव करवा दिया तो वो क्या बन गया, एक्ट बन गया। एक्ट बनने के बाद जब वो प्रेसिडेंट के पास गया तो वो लॉ, प्रेसिडेंट ने उसको साइन कर दिया तो वो लॉ बन गया, ठीक है। बिल, एक्ट, लॉ के अंदर आपको डिफरेंस समझ आ गया होगा कि शुरू में कोई बिल पास करते हैं, बिल जब पास हो जाता है तो वो बिल सबसे पहले बिल प्रेजेंट करते हैं, जब वो बिल पास हो जाता है, ठीक है, तो वो हमारा क्या बन जाता है, एक्ट बन जाता है, और जब प्रेसिडेंट उसको साइन कर देते हैं तो वो क्या बन जाता है, लॉ बन जाता है, ठीक है। ये है बिल, एक्ट और लॉ। और ऑर्डिनेंस क्या होता है, प्रेसिडेंट उसको करते हैं, उसको पार्लियामेंट से अप्रूव करवाते हैं 90 डेज़ के लिए, फिर 90 डेज़ के अंदर वो फ्रूटफुल निकलेगा तो उसको फर्दर रूल करके पार्लियामेंट से फर्दर अप्रूव करवाएंगे, उसको कहते हैं ऑर्डिनेंस। उसके बाद मोस्ट इम्पोर्टेंट, अगर आप 2019 का PMS का पाकिस्तान स्टडी का पेपर देखेंगे तो उसके अंदर 10 नंबर का नोट 18 अमेंडमेंट पे आया हुआ है। आप पॉलिटिकल साइंस का पेपर देखेंगे 2019 का तो उसके अंदर 18 अमेंडमेंट आई हुई है 20 नंबर की। 2018 का पेपर देखेंगे उसमें 20 नंबर की अमेंडमेंट आई हुई है, ठीक है। ये बहुत रिपीट होता है ये क्वेश्चन, ठीक है। ये आपको आनी चाहिए, हर एंगल से ये पूछ सकता है, हर एंगल से, किसी भी एंगल से वो कर सकता है, आपको हर एंगल से आपको आना चाहिए, ठीक है। 18 अमेंडमेंट आई 2010 में, और 2010 में आई, 8 अप्रैल 2010 को ये आई, 15 अप्रैल को सेनेट से अप्रूव हुई, और 19 अप्रैल को जरदारी साहब ने इसको सिग्नेचर करके इसको लॉ बना दिया, जो मैंने अभी आपको बताया कि जब लॉ बन जाता है, अमेंडमेंट अप्रूव हो गई। इसके अंदर सबसे पहली चीज़ 58(2) रिमूव हो गया। अब लेट्स सपोज अगर ये क्वेश्चन आता है, खैर मैं इसका डिटेल बात अगली वीडियो में भी करूँगा, लेकिन अब इसका अगर क्वेश्चन आता है तो उसको आप बैकग्राउंड स्टोरी में ये लिखेंगे कि पहले 8 अमेंडमेंट में आई, फिर 13 अमेंडमेंट में ये ख़त्म हुआ, 52B, फिर 70 अमेंडमेंट दोबारा आ गया, दोबारा अप्रूव कर लिया, तो एक बैकग्राउंड स्टोरी बड़ी अच्छी सी बन जाती है, इसलिए मैंने आपको पिछले अमेंडमेंट्स करवाई हैं। 58(2) भी रिमूव हो गया। उसके बाद इन्होंने बात की थी 7 MNFC अवार्ड की, इसको भी मेरा दिल है कि मैं एक अलग टॉपिक एक अलग वीडियो बनाऊँ, क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, लेकिन अभी तक ये पेपर में आया नहीं, अभी तक मेरा 2019 के अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था कि बनेगा, अभी भी बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक बना हुआ है, इसमें मेरा दिल है मैं अलग वीडियो अभी बनाऊँगा, लेकिन थोड़े देर से बाद
मैं पहले बाकी कवर करवा दूँ, लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट है ये चीज़, ठीक है। एन एफ सी वार्ड क्या चीज़ है कि इसमें डिविजनल रिसोर्सेज होती हैं, जो हम टैक्स का पैसा जितना भी आता है तो उसको जब हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं या बजट के अंदर या जैसे भी हम टैक्स डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो हम प्रोविंसेस को उनका शेयर देते हैं। वो अकॉर्डिंग टू पहले तो होता था पॉपुलेशन के हिसाब से, अब अकॉर्डिंग टू टैक्स शेयर के हिसाब से कि वहाँ से टैक्स कितना इकट्ठा होता है, ठीक है। इस ये भी बड़ा अलग डिबेट है, लेकिन आपने इस पर इतना अभी अगर आप 18 अमेंडमेंट में इसकी बात करें तो आपने इसका इतना मतलब डीप में नहीं जाना, बस आपने ये बताना है कि इसके ज़रिए हम प्रोविंसेस को रिसोर्सेज एलोकेट करते हैं, ठीक है। और जो टैक्स का पैसा आता है अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन या अकॉर्डिंग टू मैं देख अभी आप पहले तो अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन था, अब अकॉर्डिंग टू टैक्स शेयर है कि कितना टैक्स आता है एक प्रोविंस से, उस हिसाब से, बल्कि दोनों अब मेरे 50 मिक्स है, मिक्स हिसाब से होता है। थर्ड इसमें काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट की बात हुई कि जी कॉमन इंटरेस्ट की मीटिंग होगी 90 डेज़ के अंदर अंदर, वंस इन 90 डे 3 दिन के अंदर अंदर। इसमें क्या होता है कि सारे चारों प्रोविंसेस के जितने भी हैं चीफ मिनिस्टर्स वो प्राइम मिनिस्टर से बात करेंगे, मिलेंगे, मीटिंग होगी, वो अपने इशू शेयर करेंगे और एक कलेक्टिव गैदरिंग होगी। अभी 2020 के अंदर ही मतलब पेपर से पहले ही मैं अभी न्यूज़ देख रहा था एक दफ़ा, जिसमें मुराद अली शाह साहब कह रहे थे कि जो सिंध के चीफ मिनिस्टर हैं कि जी इमरान खान ने कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन की है, ये कि काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट की 90 डेज़ के अंदर मीटिंग होनी चाहिए, जो अभी तक उन्होंने नहीं करवाई, ठीक है। इसको जो हेड चेयर करता है वो प्राइम मिनिस्टर करता है, प्राइम मिनिस्टर का हेड होता है। अगर आपके MCQ प्रोसेस में आए कि काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का हेड कौन है, तो वो इमरान खान साहब हैं, प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। उसके बाद इस अमेंडमेंट में उन्होंने नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल बनाई, ठीक है। इसके अंदर जिसमें उन्होंने टॉप कैबिनेट के बंदे, आर्मी के बंदे, और इसको जो चेयर करेगा PM करेगा। आपने देखा होगा प्राइम मिनिस्टर साहब एक रो में कैबिनेट के लोग बैठे होते हैं और एक रो में, अगर कभी आप न्यूज़ सुने, एक रो में कैबिनेट के लोग बैठे होते हैं, एक रो में आर्मी के लोग बैठे होते हैं, और बीच में जो चेयर होती है वो प्राइम मिनिस्टर की होती है। वो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग होती है जो 18 नवंबर के बाद आई थी, ठीक है। उस वक्त क्या था, ये क्यों आई थी, अगर इस पर आप बैकग्राउंड स्टोरी लिखें तो वॉर ऑन टेरर चल रहा था, तो बड़ा इशू था उसकी वजह से, इसकी वजह से ये बनाई गई थी। उसके बाद जी जो बात हुई कि चीफ जस्टिस जो अपॉइंट करेगी वो ये होगा कि जो सीनियर मोस्ट जज होगा, जैसे साकिब निसार के बाद साकिब निसार के बाद जो खोसा साहब बने थे, ठीक है, वो ये थे कि वो मोस्ट सीनियर थे। अब जो बने हैं वो भी मोस्ट सीनियर बंदे हैं, किसी ने अपॉइंट नहीं किया, ठीक है, वो मोस्ट सीनियर बंदे हैं, मतलब कोई इलेक्शन उक्शन नहीं हुए, प्रेसिडेंट ने देखा कि भाई ये मोस्ट सीनियर जज उसने उसको अपॉइंट कर दिया, ठीक है, वो ऑटोमेटिकली वो बन जाएगा। उसके बाद जी और जुडिशरी को इन्होंने इंडिपेंडेंट किया, कैसे किया, जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, ठीक है, एट ए टाइम कितने जजेस होते हैं, या मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि एट ए टाइम, मैंने उसका बताया था यूनाइटेड स्टेट्स का कि उसके जो सुप्रीम कोर्ट में एट ए टाइम 9 जजेस होते हैं, यूनिवर्सिटी से कह रहा हूँ, यूनाइटेड स्टेट्स के। तो आप मुझे बताएंगे पाकिस्तान के अंदर कितने जजेस होते हैं एट ए टाइम, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। वीडियो के एंड में शायद मैं बता दूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप मुझे कमेंट सेक्शन में पहले बता दें, ठीक है। अब जजेस को अपॉइंट कैसे दे देते हैं, सबसे पहले बनती है जुडिशल कमेटी। जुडिशल कमेटी के अंदर कौन बंदा होता है, ये मैं आपको 18 अमेंडमेंट की जब मैं फुल वीडियो करवाऊंगा, फुल लेक्चर करवाऊंगा वीडियो के अंदर, तब मैं आपको बताऊंगा डिटेल में, क्योंकि अभी वीडियो काफ़ी बड़ी हो रही है, तो मैं आप जल्दी आगे फॉरवर्ड करता हूँ। जुडिशल कमेटी नाम देंगी पार्लियामेंट्री कमेटी को। पार्लियामेंट्री कमेटी क्या होती है ये भी मैं उसको बताऊंगा, कमेटी सिस्टम का एक अलग टॉपिक है, स्टैंडिंग कमेटीज़, डिफरेंट कमेटीज़ का, ठीक है। पार्लियामेंट कमेटी उसमें से एक नाम अप्रूव करके प्राइम मिनिस्टर को कहती है, प्राइम मिनिस्टर उसको अप्रूव करके प्रेसिडेंट को देता है, प्रेसिडेंट ही उसको साइन करता है। इसमें जुडिशरी की भी सुप्रीमेसी आ गई, पार्लियामेंट की भी सुप्रीमेसी आ गई, ठीक है, और एग्जीक्यूटिव के अंदर भी ये एक बड़ा अच्छा चेक्स एंड बैलेंस का सिस्टम बनता है। उसके बाद जी ये अमेंडमेंट होगी, उसके बाद 19 अमेंडमेंट आई 2010 में, ठीक है, जरदारी साहब के दौर में, वो भी 2010 में आई थी, वो भी 8 अप्रैल 2010 में, और ये भी 2010 में आई। अब इसमें क्या था कि जुडिशरी को बड़ा गुस्सा था पार्लियामेंट्री कमेटी में कि वो जब चाहे जो भी जुडिशल कमेटी नाम भेजती थी वो रिजेक्ट कर देते थे, जब भी कोई नाम भेजी वो रिजेक्ट कर देते थे कि भाई नहीं भाई हमने नहीं करना। तो उन्होंने फिर ये जुडिशरी ने कहा कि जब भी पार्लियामेंट्री कमेटी कोई नाम रिजेक्ट करेगी तो हमें रीज़न बताएगी हाँ सॉरी, जब भी पार्लियामेंट्री कमेटी हम जो नाम हम जुडिशरी ने दिए, जुडिशल काउंसिल ने जो दिए हैं, अगर पार्लियामेंट्री कमेटी उसको रिजेक्ट करती है तो वो कोई अच्छी रीज़न देगी
कि भाई मैंने इस वजह से नहीं है, ये नहीं कि जब भाई नहीं नहीं हमारा दिल हमें अच्छा नाम अच्छा नहीं लगा वापस ले जाओ, बंदा अच्छा नहीं लगा वापस ले जाओ, आपने कोई अच्छी सी रीज़न देनी है। ठीक है, ये थी सिर्फ एक बात आई थी अमेंडमेंट में। उसके बाद 20 अमेंडमेंट आई 2012 में। ठीक है, अब ये था कि केयर टेकर गवर्नमेंट थी, क्योंकि 2007 से पहले तो वो कोई मतलब डेमोक्रेसी का तो हाल ही नहीं था, डिक्टेटरशिप चलती आ रही थी। 2007 के अंदर पहली दफ़ा डेमोक्रेसी आई। ठीक है, 2008 के अंदर सॉरी पहली दफ़ा डेमोक्रेसी की बात हुई, इलेक्शन हुए। तो अब यही पता है जब इलेक्शन ख़त्म हो, इलेक्शन की टाइम ख़त्म होता है, लाइक 5 साल की जो मियाद होती है वो ख़त्म होती है। तो उसके बाद क्या है जी, क्या करना है उसको कि इलेक्शन से पहले और म्याद ख़त्म करवाने जो दरमियान में टेन्योर होता है वो होता है केयर टेकर गवर्नमेंट का। ठीक, अब वो केयर टेकर गवर्नमेंट कौन अनाउंस करेगा, कौन लगवाएगा, उसके ऊपर ये अमेंडमेंट डाली गई कि जब भी केयर टेकर गवर्नमेंट फॉर्म होगी तो अपोजिशन लीडर और प्राइम मिनिस्टर इकट्ठे बैठेंगे, वो डिसाइड करेंगे कि केयर टेकर गवर्नमेंट में कौन कौन होगा, प्राइम मिनिस्टर कौन होगा, उसके बाद चीफ मिनिस्टर्स कौन होंगे, गवर्नर कौन होगा। अब बड़ा ही मज़े का ये प्रोसेस होता है कि अभी इस दफ़ा तो मैंने बहुत फॉलो किया था, क्योंकि इस दफ़ा तो चीज़ों का पता था ना, पहले तो हमें पता ही नहीं था कि केयर टेकर गवर्नमेंट लगाते कैसे हैं। ठीक है, अभी जो इलेक्शन आएंगे 2023 में, आप इंशाल्लाह इसको भी फॉलो कीजिएगा। ठीक है, तो वो प्राइम मिनिस्टर और अपोजिशन लीडर मतलब कि जो खुर्शीद शाह जो 2003 इस टाइम में खुर्शीद शाह और सॉरी इस टाइम तो वो थे ना नवाज शरीफ साहब, और प्राइम मिनिस्टर कौन था हमारे यूसुफ गिलानी साहब ने मिलकर जो किया था, डिफरेंट जो एस्पेक्ट उसे सॉरी यूसुफ गिलानी साहब नहीं थे, वो हो गए थे जेंटल पावर केस वाला वो बंदा था, मुझे एक्जैक्टली नाम भूल गया, राजा परवेज़ अशरफ साहब, उन्होंने मिलकर जो की थी। उसके बाद जो लेटेस्ट में खुर्शीद शाह और नवाज शरीफ ने किया था। उसके बाद 20 अमेंडमेंट के बाद 21 अमेंडमेंट है 2015 में मियां नवाज शरीफ के दौर में। ठीक है, अब शरीफों का ख़ानदान था, चीफ मिनिस्टर शरीफ, प्राइम मिनिस्टर शरीफ, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ शरीफ। ठीक है, तो अभी सबसे शरीफों का ख़ानदान था। सबसे पहले उन्होंने मिलिट्री कोर्स बनाई। क्यों बनाई मिलिट्री कोर्स? 2014 के अंदर, सॉरी 2014 के अंदर आई थिंक सो, बड़ा ही कोई गंदा हादसा हुआ था, जिसके बाद नेशनल एक्शन प्लान आया। वो क्या था, APS अटैक हुआ था। इसके बाद नेशनल प्लान, नेशनल इंटरनल सिक्योरिटी पॉलिसी, नेक्टा, बड़े सिक्योरिटी पॉलिसी लेके आई थी। तो उसके अंदर फिर अमेंडमेंट हुई थी, जिसके अंदर उन्होंने कहा था कि हम मिलिट्री कोर्स बनाएंगे। और ठीक है, मिलिट्री कोर्स क्या होगी, अंडर कॉन्स्टिट्यूशन होगी, और जो जितने भी टेररिज्म उनको कैपिटल पनिशमेंट दी जाएगी, जो भी पनिशमेंट देगी वो अकॉर्डिंग टू मिलिट्री कोर्स होगी। इसके अंदर अब उन्होंने सनसेट क्लॉज लेके आए थे। सनसेट क्लॉज, अभी मैंने पहले आपको बिल का बताया, फिर एक्ट का बताया, फिर मैंने लॉ का बताया, फिर मैंने ऑर्डिनेंस का बताया, अब क्लॉज आ गई। सनसेट क्लॉज का क्या मतलब होता है कि पहले ऑर्डिनेंस का था कि 90 डेज़ के लिए, सनसेट क्लॉज क्या होती है 2 साल के लिए, कि हम जो ये मिलिट्री कोर्स बना रहे हैं ये 2 साल के लिए कानूनी हैसियत उनको क्या होगा, विद इन द लॉ होंगी, अंडर कॉन्स्टिट्यूशन काम करेंगी। 2 साल के बाद इसको हम ख़त्म, ये फर्दर इसको अप्रूव करने के लिए हमने पार्लियामेंट से अप्रूव करवाना होगा, और फर्दर रूल कर लेंगे, ये 2 साल के बाद हम ख़त्म कर देंगे। सेम वही चीज़ है ऑर्डिनेंस और सनसेट क्लॉज का, बस ये है कि उसमें 90 डेज़ था, इसमें 2 साल। ठीक है, उसके बाद जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की बात मैंने कहा था, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की जो बात की थी, सॉरी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल कमेटी की बात जो मैंने की थी वो थी फेडरल लेवल पे। तो उन्होंने प्रोविंशियल लेवल पे भी एपेक्स कमेटी बनाती थी जो इस चीज़ को हेयर करती थी। ठीक है, क्योंकि ज़रब असद चल रहा था काफ़ी, ये ज़रूरत थी, तो उन्होंने एपेक्स कमेटी बना दी थी। उसके बाद जो अमेंडमेंट आई वो आई 23rd अमेंडमेंट 2017 में। ठीक है, तो 2015 के बाद 2017 के लिए आप खुद ही पता चल जाना चाहिए कि सनसेट क्लास को 2 साल हो गए थे। उन्होंने सनसेट क्लास को 2 साल और बढ़ाने के लिए उन्होंने 2017 की अमेंडमेंट लाई, जिसके अंदर उनकी जो मिलिट्री कोर्स है वो दोबारा रिकॉन्स्टिट्यूट होगी। ठीक है, अब आपको पता है कि 2019 के अंदर इसको फर्दर अप्रूवल नहीं मिली थी पार्लियामेंट से, जिसकी वजह से मिलिट्री कोर्स को रिजेक्ट कर दिया गया था। लेकिन 23 अमेंडमेंट में इसको दोबारा रिकॉन्स्टिट्यूट कर दिया गया। 24 अमेंडमेंट आई 2027 में भी आई, क्योंकि अब क्या थे, इलेक्शन का ज़माना आ गया था। ठीक है, तो इन्होंने क्या था कि 2017 के अंदर इन्होंने सेंसस करवाया 19 साल के बाद। पहले जो 1998 के अंदर आया था, तो 19 साल के बाद इन्होंने सेंसस करवाया, पॉपुलेशन की इन्होंने गिनती करवाई। ठीक है, क्योंकि 1998 के बाद कोई नहीं पता था कितनी पॉपुलेशन है, वही हमारा था कि 16 करोड़ 18 करोड़। जो इस दफ़ा पॉपुलेशन बनी वो 220 मिलियन, ये आपको पता होना चाहिए कितनी पॉपुलेशन थी पाकिस्तान की, 220 मिलियन आई। ठीक है, तो ये क्या हुआ कि जो भी प्रोविंशियल रिजल्ट्स होंगे सेंसस के, उसके बेसिस पे इलेक्शन करवाया जाएगा, हल्का बंदे करवाई जाएंगी। ठीक है,
पॉपुलेशन एक्सप्लोजन बहुत ज़्यादा हो गई थी, उसको कंट्रोल करने के लिए भी कि हम फर्दर करके पहले हमें तो ये पता चले कि कितनी पॉपुलेशन है, फिर उस बेसिस पे हल्का बंदियाँ करेंगे, जिस वजह से इसका हल्का बंदियाँ चेंज हुई थी। उसके बाद फिर उस रिज़ल्ट पे हम इलेक्शन करवाएंगे। ये थी हमारी 24 अमेंडमेंट, ठीक है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट थी एट टाइम ऑफ नीड पे। उसके बाद आई 31st अमेंडमेंट। अब आपके दिल में क्वेश्चन आ रहा होगा कि 25th नहीं आई, 26 नहीं आई, 27, 28, 25 आगे क्यों नहीं आई अमेंडमेंट्स। इसके ऊपर एक क्वेश्चन आया था पेपर में, 2020 के पेपर में क्वेश्चन MCQs में आया हुआ था कि KP और फाटा मर्जर जो भी मैं बात करूँगा ये कौन सी अमेंडमेंट में आए थे, ठीक है। उसमें जो ऑप्शन थे वो थे 25, 21, 24, 25, 26 इस तरह का था, और नन ऑफ दीज था, ठीक है। मेरे जितने भी फ्रेंड्स थे मैं उससे बाद में पूछा था, सब ने 25, 26 लगाया था, आई थिंक 26 लगाया था, ठीक है, जबकि मैंने नन ऑफ दीज लगाया था। तो वो कहते हैं कि तेरा गलत है, तेरा गलत है। बड़ी अच्छी डिस्कशन हुई थी पेपर के बाद। फिर मैंने जब उनको दिखाया कि 31st अमेंडमेंट थी जिसमें KP फाटर का आया था, क्योंकि कोई चीज़ आती है ना, मतलब कि अमेंड करवाते हैं, ठीक है, अप्रूव हो ना हो, सेनेट से अप्रूव हो ना हो, लेकिन उसका नंबर लग जाता है। लेट्स सपोज क्या है कि अब 30 तो अभी तक 36 अमेंडमेंट आ चुकी है, लेकिन इंपॉर्टेंट जो मैं आपको बता रहा हूँ, अब 26 अमेंडमेंट आई, 27 आई, अमेंडमेंट तो उन्होंने दी लेकिन अप्रूव नहीं आई, लेकिन उसका नंबर लग गया रजिस्टर में कि ये अमेंडमेंट हो गई है, लेकिन डिसअप्रूव हो गई है, अप्रूव नहीं हुई। 28, 29, 30 का भी ऐसे हुआ, अमेंडमेंट हो गई, नंबर लग गया, लेकिन अप्रूव नहीं हुई, तो वो उसकी कोई मतलब कि वो नहीं है, लेकिन उसका नंबर आ गया। उसके बाद इसलिए 31st अमेंडमेंट आई 2018 के अंदर उन्होंने KP और फाटा को मर्ज किया। ये एक बहुत बड़ा लैंडमार्क था, बहुत बड़ा लैंडमार्क था, जिसकी वजह से अब फाटा का अलहदा बजट के अंदर हिस्सा बनता है, ठीक है। इसमें बात मैंने करते हैं इक्विटी का प्रिंसिपल लगता है कि जो आपका अंडर डेवलप एरिया आप उसको सबसे ज़्यादा तवज्जो देते हैं इक्विटी के अंदर। इक्विटी का प्रिंसिपल लागू हुआ, इक्वालिटी का भी प्रिंसिपल लागू हुआ, ठीक है। फिर जो फाटा की सीट्स थी, ठीक है, KP असम्बली के अंदर वो इंक्रीज़ हुई और अलहदा सीट डालेंगी फाटा के अंदर, और जो भी फाटा की सीट्स थी सेनेट के अंदर वो ख़त्म कर दी गई। पहले फाटा की अलहदा सीट्स थी सेनेट के अंदर, अब KP और फाटा इकट्ठे हो गए, तो जो KP की सीट्स थी वो KP की थी, और जो फाटा की थी वो ख़त्म कर दी, क्योंकि अब KP फाटा एक हो गया, और जो KP की अपनी प्रोविंशियल असम्बली उसमें फाटा की अलहदा सीट्स डाली गई। आपको पता है कि सेनेट के हर 3 साल के बाद सीट्स आदि खाली होती हैं, उस पर इलेक्शन होता है, ठीक है, बंदे रिटायर हो जाते हैं, क्योंकि 6 साल का टेन्योर होता है, इसलिए हर बंदा, अभी आपने बात सुनी होगी बाबर अवान की कि उन्होंने अपनी नेशनल असम्बली की सीट छोड़ी थी किसी बात के ऊपर, ठीक है, उन पर कोई केस बना था, फिर उन्होंने कहा था कि भाई मैं सीट वापस नहीं लूँगा। अब वो क्या एडवाइज़र बन गए, ठीक है, लेकिन मैं क्या अभी सेनेट की सीट ले लूँगा। अब उनका बेड़ा दिल है कि मैं सेनेट की सीट लूँ, कि हर बंदा चाहता है मैं सेनेट बनूँ। मैंने आपको US के अंदर सेनेट सिस्टम मैंने करवाना है, उसमें भी उसमें आपको कब पता चल जाएगा। तो ये थी सारी अमेंडमेंट्स। अब इसमें जो मैं 31st KP फाटर का जो डबल टॉपिक हुआ, क्या क्या काम हुआ, क्या उसके अंदर बात होती थी, बहुत ही मतलब कि ड्रैकोनियन रूल था वहाँ पे, वो कैसे ख़त्म किया है इन्होंने 2018 के अंदर आके इमरान खान की गवर्नमेंट ने। उसके बाद जो 18 अमेंडमेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक वो क्या था, उसमें क्या किया हुआ, वो मैं अलग टॉपिक में दूँगा। ये सारा ओवरव्यू था अमेंडमेंट्स का। मैंने आपको एक क्वेश्चन पूछा था, ठीक है, कि पाकिस्तान में एट टाइम सुप्रीम कोर्ट में कितने जजेस एट टाइम बैठे हुए हैं, काम कर रहे होते हैं, तो वो आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। वो मैं नहीं बता रहा हूँ, मैं कमेंट में आपको जो अगर कोई गलत बताएगा तो मैं उसको सही बता दूँगा, कोई मसला नहीं है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा, क्योंकि अभी हमारी पॉलिटिकल साइंस का पेपर 1 थोड़ा सा हुआ है कंप्लीट, फिर पेपर 2 रहता है, पाकिस्तान अफेयर्स के चल रहे हैं, उसके बाद करंट अफेयर, जनरल साइंस, सारे जो जितने मेरे तकरीबन 12 के 13 कोर्सेज़ जो हैं वो इसके सारों की मैं वीडियो बनाऊँगा। आप अगर आप चाहते हैं कि आपको जल्दी से जल्दी नोटिफिकेशन पहुँच जाए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।